जय हिंद। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, पेड़ पौधों की दुनिया। यदि हम चारों ओर नजर दौड़ाएं तो खूब हरा भरा दिखाई पड़ता है। आखिर यह हरियाली किसके बलबूते पर है? पेड़ पौधे के दम पर ही तो दुनिया इतनी हरी भरी है, और पेड़ पौधे में खासकर पत्तियों के दम पर हम रोज कितने ही पेड़ पौधे देखते हैं और कई को तो पहचान भी लेते हैं। यदि पेड़ पौधे पर पत्तियां ना हो तो क्या उन्हें पहचानना संभव है? यानी अलग अलग पेड़ पौधों की पत्तियां में कुछ विशेषता होती है। आइए इस पाठ में इन विशेषताओं को समझने के लिए हम पेड़ पौधों के नजदीक चलें। वास्तव बात है कि जब हम लोग गांव या शहर कहीं कस्बे में जहाँ रहते हैं, वहाँ पे पार्क वगैरह पार्क इत्यादि जगहों में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं आसपास हरा भरा दिखता है। तो हरा भरा दिखने का कारण क्या है कि वहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां होती है जो अलग अलग होती है, और पेड़ पौधे की पत्तियां की बदौलत ही हम पहचान पाते हैं कि कैसे पेड़ किस चीज का है। जैसे कि हमें यदि धान के पौधे देखते हैं तो धान के पौधे की पत्ती अलग होती है। यदि हम अमरूद के पेड़ देखते हैं तो उसका पत्ती अलग होती है। बेल का पेड़ का पौधे की पत्ती अलग होती है। जैसे बेल के पौधे में हमेशा तीन पत्तियां तीन तीन पत्तियां एक साथ रहती है। केले के पत्ते हम जब देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है। नारियल के पत्ते हम जब देखते हैं तो नारियल से झाड़ू बनता है, उस टाइप का उसमें रहता है। तो इस तरह से हम अलग अलग पत्तियों को देख कर पहचान पाते हैं। यदि पेड़ पौधों पर पत्तियां ना हो तो पहचान पाएंगे? तो नहीं, हम नहीं पहचान पाएंगे। इस तरह से पेड़ पौधे की जड़ों में क्या अंतर है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग तो देख लिया कि पेड़ पौधे की पत्तियों में तो अंतर है, तो क्या जड़ों में भी अंतर है? क्या आपने बीजों के महत्व पर विचार किया है? सोचिए भला बीज पौधे के किस काम में आता होगा। पेड़ पौधे के बीज जैसे कि जड़ों में क्या अंतर है? पेड़ पौधे की जड़ों में अंतर हम देखते हैं जब चना मसूर दाल इत्यादि चना मसूर का आप जब पेड़ कबाड़िएगा तो उसमें एक सीधा सीधा जड़ रहता है। उसकी जड़ और धान और गेहूं का जड़ दोनों में अलग अलग तरीके के होते हैं। हम बीजों से हम जब खेत में बीज की ही बुआई करते हैं, जब तक बुआई नहीं कर पाएंगे बीज की तो नए पौधे कहाँ से आएंगे। इसलिए नए पौधे के लिए हमें बीज बोना बहुत आवश्यक है। इस पाठ में हम बीज के अंदर झाँक कर भी देखने की कोशिश करेंगे। इस पाठ तक हम पत्ती, जड़ और बीज के बीच के संबंधों को भी समझेंगे। पेड़ पौधे के अध्ययन के लिए हमें कई बार स्कूल के बाहर सैर पर भी जाना होगा। बाग बगीचे और खेत में जाकर उनका अवलोकन करेंगे। सैर पर जाने यानी कह रहा है कि हमें जब भी कहीं भी घूमने जाना है, पेड़ पौधे को देखने जाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या ले जाना जरूरी है। तो हमें ले जाने के लिए सबसे पहले पौधे को उखाड़ने के लिए खुरपी या चाकू की जरूरत होती है। जब पौधा जिससे उखड़ पाए, पौधा को उखाड़ने के लिए हम ऐसे ही खींच लेते हैं तो उसका क्या होता है, ऐसे ही यदि उखाड़ देंगे तो उसका जड़ टूट जाता है। तो इससे अच्छी ढंग से उखाड़ने के लिए हमें चाकू या खुरपी चाहिए, जिससे थोड़ा मट्टी के साथ उससे कबाड़ा जा सके। एक झोला और गीला कपड़ा ले लेते हैं। एक झोला और गीला कपड़ा इसलिए ले लेते हैं कि जब उसको पेड़ पौधे को हम जब कबाड़ लेते हैं या मतलब कि उखाड़ लेते हैं तो क्या होता है कि उसके जड़ का पानी से संपर्क खत्म हो जाता है। पानी के पास उसका जड़ नहीं रह पाता। तो पानी जब नहीं रहेगा तो सूख पेड़ मर जाएगा। तो इसलिए उसमें गीला कपड़ा लपेट देते हैं ताकि जड़ उसका पानी थोड़ा थोड़ा ले सके। अखबार, पुरानी पत्रिका या रद्दी कागज ले लेते हैं ताकि पेड़ पौधे को हम सही से पकड़ पाएं। कॉपी पेंसिल ले लेते हैं। कॉपी पेंसिल इसलिए ले लेते हैं कि हम वहाँ क्या क्या देखा उसे लिखने के लिए धागा ले लेते हैं, ब्लेड ले लेते हैं। जब सैर पर जाएं तो ध्यान रखें कि पेड़ पौधे का कोई नुकसान न पहुंचे तथा आवश्यकता अनुसार किसी एक पौधे की एक दो से ज्यादा पत्तियां ना तोड़ें। शिक्षक के साथ सैर पर निकले तथा रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधों को ध्यान से देखें। आसपास कोई बाग बगीचा या खेत हो तो वहां भी जाएं। कह रहा है कि इन सब वस्तुओं को लेकर ये पौधा उखाड़ने के लिए खुरपी, एक झोला और गीला कपड़ा, अखबार, पुरानी पत्रिका, रद्दी, कॉपी पेंसिल, धागा, ब्लेड लेकर जाने से हम आसानी से जब पेड़ पौधे के बारे में हमें जानना होगा तो पेड़ पौधे के बारे में जानने के लिए हमें उसे कबाड़ना होगा, उसके बारे में उसकी पत्तियों को काटना होगा और पत्तियों को उसके बारे में उसका तुलना करेंगे तब ना हमें पता चले। एक दूसरे की तुलना करेंगे कि उससे कौन किस तरह से अंतर है, तब हम
पता कर पाएंगे कि पेड़ पौधे में कि क्या विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले पेड़ पौधे की तना। तो तना किसे कहते हैं? जैसे ये पेड़ है, पेड़ तना किसे कहते हैं? जैसे ये पेड़ है और यहाँ पे जड़ होता है और जड़ के बाद यहाँ पे पत्तियां होती है, यहाँ भी पत्तियां होती है, तो पत्तियां होती है यहाँ पे। तो जड़ और पत्तियों के बीच, जड़ और ये पत्तियों के बीच जो जगह होता है उसे ही हम तना कहते हैं। जो जो जगह में जड़ या तनों के बीच, पत्तियों के बीच में जो भी पेड़ का भाग होता है उसे हम तना कहते हैं। सैर पर जाएं तो पेड़ पौधे के तने एवं उनसे निकलने वाली शाखाओं का अवलोकन करें। तो यानी तना से निकलने वाले शाखा को हम, तना से बहुत सारे शाखा निकलते हैं। शाखा कहने का अर्थात हुआ शाखा, टहनी, टहनी निकलते हैं। हम उन टहनियों को देखकर और तालिका 7.1 में उदाहरण स्वरूप आम के पेड़ का अवलोकन लिखा गया है। इसके अनुसार पेड़ पौधे का अवलोकन तथा तालिका भरें। यहाँ पर आम है, आम के बाद यहाँ पर यदि हम बरगद भरेंगे तो बरगद का पौधा, यदि बरगद का पौधा यदि बरगद का पौधा हम लिखते हैं तो बरगद भी बहुत ऊंचा होता है। बरगद ऊंचा होता है, ये भी मोटा होता है, कठोर भी होता है। तने शाखाएं निकलती कहाँ से? तो ये भी, इसमें भी तने के ऊपर से ही शाखाएं निकलती है। ये भी वृक्ष है, पेड़ पौधों की वृक्ष है। यदि हम पालक की बात करते हैं, पालक की बात करते हैं, पालक जो पौधा होता है, तो पालक बहुत, पेड़ पौधे की ऊंचाई बहुत ऊंचा नहीं होता, कम ऊंचा होता है, कम ऊंचा होता है और ये हरा होता है, कोमल भी होता है, मोटा और कठोर नहीं होता है, ये हरा होता है और तने के आधार से ही इसमें शाखाएं निकलती है। ये शाक में आता है, इसको शाक, झाड़ियां और पौधा, शाक, झाड़ियां और वृक्ष 3 प्रकार हैं, तो ये शाक में आता है। पालक के बाद हम यदि पीपल का पेड़ लें तो पीपल का पेड़ यदि हम लेते हैं तो पीपल के पेड़ में भी हम देखते हैं कि पीपल का पेड़ भी बहुत ऊंचा होता है। इसमें भी मोटा होता है, ये भी मोटा होता है, पेड़ का पौधा भी मोटा होता है, कठोर होता है और तना के ऊपर से निकलता है, ये भी वृक्ष होता है। इसी तरह हमें बहुत सा उदाहरण मिल जाएंगे और उसे हमें देख कर तालिका भरना है। तालिका हम अब देखते हैं। तालिका का अवलोकन से स्पष्ट है कि पौधे को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जिन पौधे का तना हरा और कोमल हो तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाक कहते हैं। जैसे कि जिन पौधे के तने कम ऊंचाई के हो और सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं और तना कैसा हो? कोमल या हरा हो। जैसे कि उदाहरण में आप पालक के साग देख सकते हैं, और पालक के साग हो गया, फूल हो गया, फूल जो गेंदा का फूल हो गया इत्यादि, ये सब शाक में आते हैं। तो शाक का क्या विशेषता है? ऐसे शाक जो 1 मीटर, वैसा पौधा जो 1 मीटर से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। और इसमें तना हरा और कोमल दोनों होता है। तो तना, जैसे अब जिन पौधों की शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या निकलती है, जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी कि जिनका शाक हो गया 1 मीटर से नीचे, जिनका ऊंचाई 1 मीटर से ज्यादा और 3 मीटर से कम हो, उसे हम झाड़ी कहते हैं। और झाड़ी में क्या विशेषता होती है? तो झाड़ी के पौधे की शाखाएं यानी टहनियां और तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है, यानी ये आधार से ज्यादा निकलती है। आधार कहने का मतलब कि नीचे से ज्यादा निकलती है, यहाँ से ही ज्यादा निकलती है। जब ये हो गया आपका, ये पेड़ पौधा हो गया, तो यहीं से ही बहुत सारे अधिक संख्या में तना निकलती हैं। जिनका तना सख्त होता है, यानी इसकी तुलना में ये सख्त होता है और हल्का पतला होता है और काष्ठीय होता है। काष्ठीय का मतलब कि लकड़ी के जैसा होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जिन पौधे का तना सख्त होता है और भूरी होता है, छाल वाला होता है, मोटा होता है और जिनकी शाखा तने के ऊपर भाग से निकलती है, यानी जिनकी टहनियां ऊपर से निकलती है, ऊपर कहने का मतलब यहाँ से निकलती है
ऊपर से टहनियाँ निकलती है जिनकी, और जिनकी टहनियाँ ऊपर से निकलती है, ये हो गया आपका ये आपका हो गया जड़। ये तना, तना में ऊपर से निकलती है। और तना सख्त हो, सख्त कहने का मतलब बहुत मजबूत हो, भूरी छाल वाला, यानी उसके जो छाल हो, जो बाहरी आवरण हो, वो भूरा हो और मोटा हो, जिनकी शाखाएं तने के ऊपर भाग से निकलते हैं, और जहाँ शाखाएं तना के ऊपर भाग से निकलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। और ऐसे यदि कहा जाए तो जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा हो उसे वृक्ष कहते हैं। जो 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो उसे वृक्ष कहते हैं। 3 मीटर से ज्यादा हो वृक्ष कहते हैं। जो 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में हो, 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में हो, उसे हम झाड़ी कहते हैं। और जो 1 मीटर से कम हो उसे हम शाख कहते हैं। अपने आसपास के शाख, झाड़ी और वृक्ष, वृक्ष के शाख, झाड़ी और वृक्ष के कई उदाहरण हैं, उन्हें हमें पता करना है। सैर के दौरान पत्तियों की जमावट भी देखिए। सैर के दौरान हम देखेंगे पत्तियां किस तरह से होती है। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती है। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती है। एक होता है कि अकेले पत्ता निकलता है। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक पत्ती निकलती है। यदि एक जगह से एक पत्ती निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल पत्ती कहते हैं। जब किसी पौधे में पत्तियों की जोड़ी से दूसरे से विपरीत दिशा में निकलती है तो ऐसे जमावट को जोड़ीदार जमावट कहते हैं। और जब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलते हैं, उन्हें गुच्छेदार जमावट कहते हैं। यानी पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। अब हर तरह के जमावट वाले पेड़ पौधे के नाम तालिका 7.2 में लिखें। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब जब डाली से एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल पत्ती। जब उसमें डाली से 2 पत्ती निकलती है एक दूसरे के विपरीत में, उसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं जोड़ीदार बिट्टी, जोड़ीदार जमावट कहते हैं। और जब एक ही जगह से बहुत सारा गुच्छे में पत्तियां निकलती है उसे गुच्छेदार जमावट कहते हैं। गुच्छेदार जमावट कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण के बारे में पता करना है तो पौधे के नाम इसमें होगा आम। आम में क्या होगा? आम जो आम का पौधा होता है वो आम का होता है आपका गुच्छेदार। आम का होता है गुच्छेदार। अमरूद का होगा जोड़ीदार। और सूरजमुखी का होगा एकल। सूरजमुखी के कैसा होगा? एकल। आम का आपका हो गया गुच्छेदार। आम का गुच्छेदार। और यहाँ पे अमरूद का हो गया जोड़ीदार। अमरूद में एक जगह से 2 निकलता है तो ये अमरूद का किस तरह से हो गया? अमरूद का हो गया जोड़ीदार। जोड़ीदार हो गया, अमरूद का जोड़ीदार हो गया। और इसी तरह और यदि कहा जाए सूरजमुखी का, तो सूरजमुखी का कैसा होता है? सूरजमुखी का एकल होता है। सूरजमुखी का कैसा होता है? सूरजमुखी का एकल होता है। एकल होता है। अवलोकन के बाद पत्ती के डंठल सहित तोड़ें। अवलोकन के बाद हमको क्या कहता है? पत्ती को डंठल के सहित तोड़ना है। डंठल के साथ उसको तोड़ना है। जिस पौधे की पत्ती तोड़े उसकी नाम अपने कॉपी में लिख लें। साथ ही यह भी लिखें कि उस पौधे की पत्तियों की जमावट किस ढंग की थी। हो सकता है किसी पत्ती का नाम आपको मालूम ना हो तो अपने दोस्तों या किसी अन्य व्यक्ति से पूछकर लिख लें। यदि फिर भी पता न लगे तो उसी पत्ती को 1 नंबर दें। कांटेदार पत्तियों को सावधानी पूर्वक ब्लेड की मदद से काटकर एकत्रित करें एवं अखबार पर रखते हैं। यानी कह रहा है कि पत्तियों को आपको जमा करना है और पत्तियों को जमा करके उसका अवलोकन करना, उसका देखना है कि किस पत्ती में कौन सा जमावट पाया जाता है, किस तरह का जमावट पाया जाता है। पत्तियों को एकत्रित करने के बाद कुछ छोटे छोटे पौधे जड़ समेत मिट्टी खोदकर उखाड़े। अब पत्ती के बारे में हमने देख लिया कि पत्ती 3 तरह के हो गए, एकल पत्ती, जोड़ीदार हो गया, गुच्छेदार हो गया। तो अब हमें देखना है जड़ के बारे में जानना है। तो जब हम जड़ को एकत्रित करेंगे तो जड़ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मुसला जड़ और एक झकड़ा जड़। पत्तियों को एकत्रित करने के बाद कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे जड़ समेत मिट्टी खोदकर उखाड़े तथा गीले कपड़े में लपेटकर थैले में जमा करते जाएं। गीले कपड़े में
लपेट कर थैले में इसलिए जमा किया जाता है क्योंकि गीले कपड़े में लपेटने से क्या होता है कि वो जब उसे हम उखाड़ लेते हैं तो उसमें पानी नहीं जाता है, तो पानी पेड़ पौधे की पानी की आवश्यकता हमेशा होती है, तो पेड़ पौधे की पानी के लिए हमें गीले कपड़े लपेटते हैं। इन सब पौधे के नामों को पता लगाएं, नामों की पर्चियां बनाकर पौधे एवं पत्तियों पर बांधी भी जा सकती है। अब विद्यालय वापस चले तो यहाँ पर देखिए ये दो तरह के जड़ मिले। यहाँ पर एक मेन जड़ है, एक मुख्य जड़ है। ये मुख्य जड़ है, ये मुख्य जड़ है, और मुख्य जड़ से कई तरह के ब्रांच निकले हुए हैं, कई तरह के शाखाएं नीचे ही निकले हुए हैं। तो इसलिए एक जगह से एक जड़ निकले और मुख्य जड़ निकले और उससे दोनों ओर शाखाएं में जड़ निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़। और जब एक ही जगह से बहुत सारे जड़ निकले, उसके यानी तना के बेस से ही, तना के आधार से ही बहुत सा जड़ एक ही जगह से निकले तो उसे हम रेशेदार या झकड़ा जड़ कहते हैं। विद्यालय वापस आकर लाए गए पौधे को अध्ययन के लिए सामने रखें। यदि जड़ों में मिट्टी लगी हो तो उन्हें धो लें। यदि जड़ों की मिट्टी को आप धो लें, यदि नहीं धोएंगे तो पता कैसे चलेगा कि उसका जड़ कैसा है। रखे गए सही पौधे की जड़ों को ध्यान से देखें। कभी क्या सभी एक जैसी दिख रही है? मुख्यतः दो प्रकार की जड़ें दिख रही है। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ हो, जिसमें एक मुख्य जड़ हो, मेन जड़ हो, मुख्य जड़ कहने की ये मेन जड़ हो, और एक मुख्य जड़ हो और मुख्य जड़ के जिस जड़ में एक मुख्य जड़ हो और जिनमें से कई सहायक जड़ें निकलती है। कई सहायक जड़ें मतलब कहने का मतलब इस तरह से कई सहायक जड़ें निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूसला जड़ कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। और जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है, मुख्य जड़ कोई नहीं है और एक ही जगह से बहुत सारे जड़ निकलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। अब अपने द्वारा लाए गए सही पौधे को उनके जड़ों के आधार पर मूसला और झकड़ा जड़ के दो समूहों में बांटें। तो मूसला और झकड़ा जड़ कौन कौन है? तो यहाँ पे मूसला और झकड़ा जड़ के बारे में हमें पता करना है। तो मूसला और झकड़ा जड़ के कौन कौन है? मूसला और झकड़ा जड़। तो मूसला और झकड़ा जड़ में, तो मूसला जड़ में आपका हो जाएगा मटर का पौधा, मटर का पौधा। और मटर का पौधा हो गया आपका चना हो गया, अरहर हो गया, अरहर कहने का मतलब हो गया अरहर हो गया। गांव में उसे हम राहड़ बोलते हैं, अरहर। ऐसे अरहर का दाल, यानी दलहनी जितने पौधे हैं सभी के जड़ कैसी होती है? मूसला जड़ होती है। और झकड़ा जड़ में आपका हो गया गेहूं हो गया, गेहूं हो गया आपका, धान हो गया, और धान के बाद आपका जौ हो गया, हो गया, और गेहूं, धान, जौ, मक्का हो गया, मक्का। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मक्का इत्यादि, मक्का और कई सारे हैं। उन्हें दोनों तरह के जड़ों के चित्र को अपने कॉपी में बनाइए। तो दोनों तरह के चित्र जड़ों को हमें पता करना है कि जड़ें किस तरह से होती है। अब इस तरह से हमने क्या सीखा? जड़ एवं तना का कार्य। तो हमने जड़ और तना का कार्य देखिए। तो जड़ का क्या काम है? जड़ का काम है कि मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रहने में मदद करती है। क्या आप जब पौधे में जब जड़ नहीं रहेगा तो पौधा लग पाएगा? पौधा खड़ा रह पाएगा? नहीं। तो पौधा को जड़ जो है मिट्टी को मजबूती से पकड़े हुए रहता है और पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है। यह मिट्टी में उपस्थित जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करता है। यह मिट्टी में जो भी उपस्थित जल तथा खनिज लवण होता है। अभी आपने गीला कपड़ा क्यों लिया था? गीले कपड़े इसलिए लिया था कि आपको जल और खनिज लवण जो पेड़ पौधा को उखाड़ने पर उससे निकल जाता है तो उसे जल और खनिज लवण उससे मिल सके, इसलिए लिया था। तो जड़ और खनिज लवण भी पौधा कहाँ से लेता है? तो जड़ से ही लेता है। जड़ मिट्टी को बांधती तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। आप देखते होंगे कि जो गांव में जो भी रोड होता है या अलंग होता है उसमें जहाँ पे पेड़ पौधा लगा रहता है तो वहाँ पे मिट्टी कम कटती है ऐसे बारिश में, और जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं लगा रहता है तो वहाँ मिट्टी कट जाती है। कुछ पौधे कट जाने का मतलब मिट्टी बह जाती है। कुछ पौधे की जड़ों में भोजन संग्रहण भी किया जाता है। जैसे कि आपका मूली की जो खाने योग्य है, मूली जो हम खाते हैं वो क्या है? मूली है जो जड़ है जो खाने योग्य है। मूली है, गाजर है, ये सब खाने की योग्य है और इसे हम खाते हैं और ये क्या है? तो ये भोजन का ही रूप है और भोजन
किस चीज में, माने भोजन का रूप कहाँ, ये जड़, जड़ जो है ये भोजन के रूप में भोजन, जड़ में ही भोजन का संग्रहण हो गया है। अब तना, तना का क्या काम है, ये तना पौधे को आकृति प्रदान करता है। जैसे बरगद का पौधा लंबा होता है तो उसका तना लंबा होता है। जैसे आपका तना उसका लंबा होता है। और किसी चीज का पौधा, जैसे आपको और दूसरा पौधा जैसे कि बरगद, बरगद का पौधा अलग आकार आकृति का होता है, उसमें बहुत सा तना आपस में लटकते रहते हैं तो उसका अलग हो गया। यह जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। संवहन कहने का मतलब हुआ कि ढोने, यानी पत्ती। हम लोग को पता है कि भोजन कहाँ बनता है, भोजन पत्ती में बनता है। तो भोजन के लिए जल और खनिज लवण की, जल की जरूरत होती है, और खनिज लवण की भी पेड़ पौधे में जरूरत होती है। तो जल जड़ से वहाँ जल से पत्ती तक कैसे जाता है, तो यह तना के माध्यम से ही जाता है। कुछ पौधे में तने भूमिगत होकर भोजन संग्रह करते हैं, जैसे आलू। आलू क्या है, आलू, आलू जो है, आलू जो हम खाते हैं वो आलू जो है वो जो फूला हुआ रहता है आलू, जो तना का ही एक रूप है, जो तना है जो भोजन के रूप में बन गया है, भोजन के रूप में संग्रह हो गया है। अब क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करते हैं, आप जो पौधा बाहर से लाए थे, अब जो भी पौधा बाहर से लाए थे उनमें से कुछ पौधे के जड़ को काट दें, यानी कुछ पौधे के जड़ को क्या कहता है, काट देने के लिए, तथा उन्हें विद्यालय परिसर या गमलों में लगा दें, मिट्टी में पानी डाल दें। अब कुछ जड़ वाले पौधे को भी लगा दें, यानी कह रहा है कि कुछ जो पौधे हैं जिनका जड़ को काट कर उसको लगा दीजिए, उसको जड़ को काट कर उसे लगा दीजिए, उसको मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ को है जड़ के सहित लगा दीजिए। तो देखिएगा 4-5 दिन के बाद देखिएगा तो जो जिसमें जड़ नहीं रहेगा वो पौधा मुरझा जाएगा, और जिसमें जड़ रहेगा वो पौधा नहीं मुरझाएगा और पौधा बढ़ेगा। तो क्या करें, जड़, इसलिए ये ऐसा ही इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जड़ जो है पौधे को पकड़ कर रखता है, जो जड़ के ऊपर जो गुण दिए गए थे पौधे को पकड़ कर रखता है। जड़ खनिज लवण और पानी देता है पौधे को। तो ये जड़ नहीं रहने के कारण खनिज लवण पौधे पानी नहीं दिया और जड़ को, मिट्टी को पकड़ कर नहीं रखा पाया, इसलिए वो पौधा क्या हो गया, मुरझा गया। मुरझा गया का मतलब मर गया। क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री। यहाँ पर एक्टिविटी 2 करना है। एक गिलास लेना है, जल लेना है, लाल स्याही लेना है, एक शाकीय पौधा तथा ब्लेड लेना है। शाकीय पौधा कहने का अर्थात वैसा पौधा जो कि शाक हो। शाक कहने का मतलब जो 1 मीटर से छोटा हो, जो 1 मीटर से छोटा होता है उसे हम शाकीय पौधा कहते हैं। गिलास की 1/3 को जल से भर दीजिए, गिलास की 1/3 जल से भर देना है, 1/3 जल से भर देना है। गिलास के जल में लाल स्याही की कुछ बूंद डालकर, गिलास में लाल स्याही, पहले जल डालना 1/3 गिलास के, उसमें फिर कुछ स्याही के कुछ बूंद डालना। शाकीय पौधे के तने को काटकर चित्रानुसार गिलास में भरे जल में रख दें, और यह शाकीय पौधा का जड़ को काटकर इसी तरह से हम डालना है गिलास में। अगले दिन गिलास में रखे शाकीय तने ऊपर व निचले सिरे को ध्यान से देखें। अगर आपके पास हैंडलेस है तो उसकी सहायता से देखें क्या आपको तने के ऊपरी व निचले सिरों में लाल रंग का कोई बिंदु नजर आता है। तने के दोनों सिरों पर यह बिंदु कहाँ से आया, तने की लंबाई में आधा काटकर भी देखें तने में यह लाल रंग की रेखा कैसी बनी। तो तना में हम देखेंगे तो तना में लाल लाल आकृति बन जाती है, और यहाँ पर भी नीचे भी और ऊपर भी यहाँ पर भी लाल रंग की आकृति बन जाती है। यानी जड़, ये बोले तना के सबसे निचली छोर में और पौधे के सबसे ऊपरी छोर में भी, साग के पौधे के सबसे ऊपरी छोर में भी लाल रंग आ जाता है। तो ये लाल रंग आता है कैसे, तो यह हमें पता चलता है कि जो तना का ऊपर कार्य था कि तना जो है जल को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तो जो पानी है वो पानी को लेकर ऊपर जब चढ़ रहा था तो उसमें लाल रंग था, तो लाल रंग के साथ लाल रंग लेकर चढ़ गया, तो इसलिए उसका तना लाल रंग का दिखता है। यहाँ हमने देखा कि जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। संवहन मतलब ढोता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज लवण भी जल के साथ तने की में ऊपर की ओर जाते हैं। पत्तियों के कई गुण के बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में जाना। आइए एक गुण के बारे में पता लगाएं। पत्तियों की सतह पर आपकी नस जैसी संरचना दिखाई देती होगी। क्रियाकलाप 3 यानी एक्टिविटी 3 करना है। इकट्ठे की गई सभी पत्तियों, अपने पत्तियों को इकट्ठा किया था, इकट्ठी की गई सभी पत्तियों में से एक बड़ी पत्ती को एक सफेद कागज तथा अपने कॉपी में पन्ने के नीचे रखें।
इसे एक ही स्थान पर दबा कर रखें। अपने पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज पर उसी भाग को उसकी जिसके नीचे पत्ती है थोड़ा थोड़ा रगड़िए। क्या आपको पता है आपके छाप के साथ कुछ रेखाएं दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? क्या कहता है कि पेज लेना है और पेज पे और कॉपी लेना, कॉपी का पेज लेना है, कॉपी के पेज पे पत्ती को रखना और पत्ती को रखकर उस पे पेंसिल से हल्का हल्का रगड़ना है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जो पत्ती का जिस तरह से पत्ती में जो जो मोटी जो सिराएं होती है, जो मोटी संरचनाएं होती है, जो मोटी संरचना होती है और जो पतली संरचना होती है, तो पत्ती का आकार उस पे पत्ती का आकार जो है कॉपी पर बन जाता है, कॉपी के पेज पे बन जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह के पत्ती हैं। तो पत्ती के जो मुख्य जो होता है, मुख्य मोटा सबसे मोटा भाग होता है, उसे हम कहते हैं सिरा कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपने पत्ती के मध्य से एक मोटी सिरा दिखाई देती है? कुछ पौधे में, जैसे पीपल के पत्ते में हम देखते हैं कि एक बीच से मोटी सिरा दिखाई देती है और सिरा से फिर दोनों तरह से निकली हुई पत्ती निकल जाती है। पत्तियों के सिराएं पतला पतला सिराएं निकल जाती है और इसलिए और पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये पत्ती पर जिस तरह से सिरा डिजाइन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा से दोनों जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। यानी कि एक बीच में पत्ती हो, बीच में ये सिरा हो और सिरा से दोनों तरफ इस तरह से सिरा से दोनों तरफ आपका पतली पतली सिरा निकला हो, तो इस तरह के पत्ती को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जालिका सिरा। यहाँ जाली नुमा आकृति बन जाता है, इसलिए हमें जिससे जालिका सिरा कहते हैं। कुछ पत्तियों में सिरा एक दूसरे के समानांतर होती है। कुछ जो पत्ती होती है, जैसे मकई के पौधे के पत्ती को आपने देखा होगा, तो इसमें इस तरह से होती है, इस तरह से। मकई और केले के पत्ते देखे होंगे तो इसमें मकई के पत्ते में आप देखे होंगे तो इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से आप देख पाते हैं। तो इसमें पता चलता है कि इसमें समांतर सिराएं होती है, यानी एक दूसरे के बीच में यहाँ पे लाइन, मतलब दोनों के बीच में जो सिराएं के बीच में जो दूरी होती है बराबर होती है, इसलिए हम इसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। आपके द्वारा इकट्ठी की गई पत्तियों में से ये हो गया आपका जालिका सिरा विन्यास और ये हो गया आपका समांतर सिरा विन्यास। आपके द्वारा इकट्ठी की गई पत्तियों में से कोई पत्ती मिली जिसमें सिराएं न दिखती हो, ऐसी पत्ती आप उन्हें शिक्षक को दिखाएं। सिराएं दिखने के लिए पत्ती को रोशनी की तरफ करके देखना अच्छा होता है। अलग अलग पत्तियों की सिराओं को फैलाव को देखिए। अब आपके लाए गए पत्तियों को जालीदार और समांतर विन्यास में बांटें और उनका नाम अपने कॉपी तालिका में बनाएं। तो कौन सा जालीदार है, कौन सा समानांतर है, कौन सा जालीदार है, कौन सा समानांतर, ये हमें पता करना है। तो जालीदार, जैसे कि आपका समानांतर और जैसे केला में समानांतर विन्यास होगा। केला में कैसा होगा? केला में समानांतर होगा। इसमें केला में समानांतर होगा। केला में होगा मकई में, यानी कि मकई में होगा समानांतर होगा। मकई में होगा समानांतर होगा। आपका चना में आपका जालीदार होता है। चना में जालीदार होता है। पीपल के पौधे में, पीपल में होता है जालीदार। और पीपल के साथ साथ इसमें गेहूं में होता है समानांतर। गेहूं में होता है समानांतर होता है। गेहूं में समानांतर होता है। आपका उड़हुल जिसे उड़हुल के जो फूल होते हैं उसमें आपका किस तरह का होता है? जालीदार होता है उड़हुल। और ये बहुत से ऐसे पत्तियों की प्रदर्शनी। शेष बची पत्तियों को अखबार या पत्रिका के पन्नों के बीच फैलाकर दबाएं। इन पत्तियों को हर 2-3 दिन बाद निकालकर नए कागज में दबाएं। कागज बदलते समय पत्तियों को सावधानी से उठाएं, नहीं तो वह टूट जाएगी। कागज तब तक बदलते रहें जब तक पत्तियां सूख न जाए। सुखाई गई पत्तियों की एक प्रदर्शनी तैयार करें। मतलब कि कहा जा रहा है कि पत्तियों का कागज में बदलते रहेंगे तो पत्ती कुछ दिन में सूख जाएगी। सूख जाने से क्या होगा? सूख जाने से उसके बीच के जो पत्ते होते हैं, पत्ते जो होते हैं वो तो सूख जाएगी। बाकी जो
जो मोटे मोटे जो सिराएं होती है वो सिराएं दिखेगी। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह की पत्ती किस तरह की है। क्रियाकलाप 4 क्या करना है? पौधे लेना है, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले लेना है तथा धागा लेना है। पारदर्शी कहने का मतलब जिससे कि लाइट पार आर पार कर जाए, प्रकाश आर पार कर जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। इस गतिविधि को 2 दिन के समय जब धूप निकली हो के दिन के समय जब धूप खिली हो उस समय करें। किसी स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में स्थित पौधे की पत्ती वाला शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागा से बांध दें। यह कह रहा है कि पौधे जो सूर्य के प्रकाश में हो, जब दिन में हो, तो उसे हम पॉलीथीन से ढक कर यहाँ पे बांध देते हैं। दूसरी पॉलीथीन को खाली थैली पर भये धागा बना एक पॉलीथीन को थैली से ढककर धागे से बांध दें। दूसरी पॉलीथीन को खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दें। कुछ घंटे के बाद पॉलीथीन के थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखें। तो इसको ऐसे ही रख देना है, इसमें पत्ती में बांध कर रख देना है। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसमें जल की बूंदें, पत्तियों में जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। तो जल की बूंदें ये दिखाई पड़ती है, क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि ये पत्ती से जल की बूंदें बाहर निकलती है, या जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। तो ये पत्ती से बाहर जब बूंदें निकलती है और फिर ठंडा हो जाने के बाद वहाँ पानी में बन जाती है। तो जब ये पानी की बूंदें जो जमा होती है, इससे ये किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है, क्या आप बता सकते हैं? तो इसमें जल की बूंदें दिखाई देगी जो पौधे से बना हुआ पॉलीथीन होगा, और जो पौधे से बना हुआ पॉलीथीन है उसमें जल की बूंदें दिखाई नहीं देगी। ये बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। बूंदें कहाँ से निकलती है? पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन, बाष्प जो उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब बाष्प, उत्सर्जन कहने का मतलब निकलना। तो जो बाष्प के रूप में पानी निकलता है उसे क्रिया क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल वायुमंडल में छोड़ते हैं और बहुत मात्रा में जल को छोड़ते हैं। अब है बीज। बीज बीज तो आपने सीम, अरहर, मसूर, मक्का, धान आदि के बीज को इकट्ठा करें। तो इसमें देखेंगे तो कुछ कुछ अंतर दिखाएगा, जैसे सीम का, अरहर का, मसूर का आपका बीज एक तरह का लेगा, मक्का और धान का एक तरह दिखेगा। इनमें से किन्हीं दो सीम तथा मक्का के कुछ बीज को बर्तन में भिगो दें। इसको क्या कहता है? बर्तन में भिगो देने। भिगा देने से क्या होता है? कोई फूल जाता है। फूल जाने से क्या होता है? उसे हम दबाकर फाड़ कर निकाल सकते हैं। तो भीग कर बीज फूल जाते हैं और उनको खोलकर अंदर से देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। बीज के छिलका को हटाएं। जब बीज को छिलका को हटाएगा तो छिलका हटे बीज की अंगुलियों से हल्का दबाएं। तो मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होगा, मैंने मक्का के बीज को दो भाग में आप तोड़ नहीं पाइएगा, तो उसे एक ही बीज पत्र होगा, तो इसलिए उसे हम एक बीज पत्री कहते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं। सेम के बीच में दो भाग हो जाता है, सेम के बीच में दो भाग हो जाते हैं, चना में भी दो हो जाता है। ये दोनों गुद्देदार भाग इसके बीज पत्र होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं। मक्का एवं सेब में समान ही 5-5 एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के तालिका बनाएं। तो एक द्विबीजपत्री में होगा आपका चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, आपका मटर हो जाएगा, मटर को भी आप दो भागों में तोड़ सकते हैं। मटर हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा आपका, आम हो जाएगा, आम के भी गुठली को दो भाग में तोड़ पाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा, आपका धान हो जाएगा, आपका गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, मक्का और बहुत सी चीज हो जाएंगे। अब तक आपने पत्तियों के बनावट, विन्यास, जड़ों के आकार, प्रकार तथा बीजपत्रों के आधार पर और केला में भी एक बीजपत्री होता है, केला भी एक बीजपत्री होता है। अब तक आपने पत्तियों के बनावट, विन्यास, जड़ों के प्रकार तथा बीजों में बीजपत्रों की अध्ययन किया। इसके बारे में जो जानकारी आपने एकत्र की उसे तालिका 7.6 में अंकित करें।
अब जैसे देखना है आम, आम में कैसा जड़ होता है? आम में मूसला होता है, पत्ती विन्यास जलीदार होता है, बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। आम के बाद अब केला लेते हैं। केला 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 में कैसा होता है? तो केला में आपका मूसला नहीं होगा, केला में आपका झकड़ा जड़ होगा। झकड़ा झकड़ा जड़ होगा, केला में आपका झकड़ा जड़ होगा। और केला में झकड़ा जड़ होगा और आपका ये पत्ती जो होगी वो समानांतर होगी। समानांतर पत्ती विन्यास जो होगा समानांतर समानांतर होगा समानांतर होगा समानांतर होगा। और ये एक बीजपत्री होगी, एक बीजपत्री होगी। यहाँ पर अब केला के बाद धान, धान में आपका कैसा होगा? इसमें भी आपका झकड़ा जड़ होगा। झकड़ा जड़ होगा, धान में झकड़ा जड़ होगा। और इसमें भी धान में भी समानांतर होगा, समानांतर होगा, जालीदार समानांतर पत्ती विन्यास समानांतर होगा, बीज समानांतर होगा। और बीजपत्रों की संख्या कितनी होगी इसमें? बीजपत्रों की संख्या 1 होगी धान में। अब चना में आपका चना में मूसला जड़ होगा, मूसला जड़ होगा। और इसमें जालीदार होगा, जालीदार होगा। ये 2 बीजपत्री होगा। अब गेहूं में आपका गेहूं में आपका झकड़ा जड़ होगा और ये समानांतर होगा, और इसमें भी एक बीजपत्री होगा। अब क्रियाकलाप 5 करना है। आवश्यक सामग्री, मक्के और चने के बीच कपड़ा, कटोरी तथा जल लीजिए। मक्के और चने के बीच लेना है कपड़ा, कटोरी तथा जल लेना है। 2 कटोरी लीजिए, इनमें भींगा हुआ कपड़ा रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर कपड़े को हमेशा नम रखिए तथा बीज का अवलोकन करते रहिए। यानी कह रहा है कि हमको 1-2 दिन में आप देखेंगे कि इन बीजों में उजला उजला चीज निकल आया है, इसे बीज का अंकुर कहते हैं। बीज को हल्का हल्का नम बनाए रखिए। लगभग सप्ताह बाद देखेंगे कि इसमें पौधे की तरह रचना निकल आई। जी हाँ, यह वास्तव में चना तथा मक्का का शिशु पौधा है। यदि आप इसे सही तरह की मिट्टी में डालकर देखभाल करें तो बाद में यह धीरे धीरे वृद्धि कर चना तथा मक्का के वयस्क पौधे बन जाएंगे। अब आप खेत में चने के पौधे में लगी फली के अंदर हरे चने तथा मक्के के बाली भुट्टा में लगे मक्के के असंख्य बीज को देखकर क्या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे? मैंने कह क्या रहा है, करना क्या क्या करना? 2 कटोरी लेना है, 2 कटोरी में लेना है। उसमें हमको क्या भींगा हुआ कपड़ा रखना है दोनों में। और एक में डाल देना है आपका चना का बीज डाल देना, और एक में डाल देना है मक्का का बीज। तो चना और मक्का का उसे हमेशा फूलते रहने देना है। उसे फुलाना यानी पानी से उसे भिगोए रखना है। भिगोने रखने के कुछ दिन के बाद वो जल अंकुरित हो जाती है। तो उसे अंकुरित को हम देखेंगे और थोड़ा दिन बाद और रुकेंगे तो पौधा के समान हो जाती है। तो पौधा के समान हो जाता है, जब उसे हम मिट्टी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो मिट्टी में लगाएंगे तो नया पौधा बन जाएगा। और नया पौधा बनने के बाद फिर से मक्का और इसमें चना थोड़ा दिन के बाद हम देखते हैं तो हरे चने वाला में चना उपजेगा, चना का बीज फिर से निकलेगा और मक्के की बाली में भुट्टा लगेगा। मक्के के असंख्य बीज क्या निष्कर्ष? इससे हमें पता चलता है कि हमें नए पौधे के लिए हमें बीज की आवश्यकता होती है। नए पौधे लगाने के लिए हमें बीज की आवश्यकता होती है। यानी बीज का क्या काम हो सकता है, यह आप समझ गए होंगे कि बीज का बीजपत्र शिशु पौधे को पोषित करता है। यानी बीज का जो बीजपत्र होता है वो शिशु पौधे, यानी शिशु यानी छोटे पौधे को क्या करता है? पोषित करता है। पोषण करना यानी कि भोजन देता है। शिशु पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्व बीजपत्र में मौजूद रहते हैं। शिशु पौधे यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व कहाँ उपस्थित रहते हैं? बीजपत्र में ही उपस्थित रहते हैं। क्या आपका तालिका 7.6 के आधार पर पत्ती की शिरा विन्यास, जड़ एवं बीज के बीच में कोई संबंध बता सकते हैं? आपकी शिक्षक की मदद से पत्ती, जड़ और बीज के बीच में संबंध बताएं। गंगा के दिमाग में एक विचार आया, यदि वह जानना चाहती है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे पौधे की उखाड़ने की जरूरत
नहीं है। यदि वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका जवाब दे सकती है। क्या आप समझ पाए कि पौधे की पत्ती, जड़ और बीज में पौधे की पत्ती, जड़ और बीज में एक रोचक संबंध है। करीम ने कहा कि पत्तियां में समानांतर विन्यास होगी, उसमें जड़ रेशेदार होगी और उसमें बीज एक पत्र होगी। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ आपको पत्ती 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 हो गया और पत्ती हो गया जड़, पत्ती, जड़ और बीजपत्र। बीजपत्र में संबंध ज्ञात करना। तो जिस पत्ती में समानांतर विन्यास होगा तो उसका जड़ कैसा होगा? रेशेदार होगा। समानांतर होगा तो उसका जड़ कैसे होगा? रेशेदार होगा। समानांतर होगा तो रेशेदार होगा और उसमें एक बीजपत्र होगा। उसके अपोजिट, इसके उल्टा, यदि आपका पत्ती जालीदार होगा तो जालीदार वाला पत्ती में उसका जड़ होगा, मूसला जड़ होगा और मूसला जड़ और बीजपत्र उसमें द्विबीजपत्र होगा। जैसे आम है, आम में मूसला जड़ है तो जालीदार है और 2 बीजपत्र है। बाकी केला में आपका झकड़ा जड़ है और झकड़ा जड़ है, इसमें समानांतर है, इसमें एक बीजपत्र है। इसलिए ये यहाँ से ये संबंध मिला कि जो मूसला जड़ वाले में जालीदार पत्ती विन्यास होगी और बीजपत्र 2 होंगे और झकड़ा जड़ वाले में समानांतर पत्ती विन्यास होगी और बीजपत्र 1 होंगे।